नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। सभी को नमस्कार। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के मॉक टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट के ऊपर डिस्कशन किया है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए। आज के इस मॉक टेस्ट में भी हम बेसिकली 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई सारे पेड ग्रुप्स चलते हैं। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे दिए गए इन नंबर्स पर डायरेक्टली कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर बहुत सारे वीडियोस एंड बहुत सारी क्विजेस अवेलेबल हैं। यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उनसे कनेक्ट होकर भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की। देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक तालिका दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि तालिका 2006 से 2010 तक विभिन्न वर्षों के दौरान 5 विभिन्न कंपनियों ए, बी, सी, डी और ई के कर्मचारियों की औसत संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पर 2006 से लेकर 2010 तक ये कर्मचारियों की संख्या आपको दी गई है। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। वर्ष 2006 में कंपनी पी के कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2008 में कंपनी एस के कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? अब देखिए, 2006 की बात हो रहा है और कंपनी पी की बात हो रही है। तो 2006 ये रहा और कंपनी पी कहां पर है? ये रहा, है ना। यानी कि 213 की हम बात कर रहे हैं। और 2008 में कंपनी एस के कर्मचारियों की बात हो रही है। तो देखिए, 2008 ये है और कंपनी एस के कर्मचारियों की बात हो रही है, मतलब 254 की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर इस बात को कह सकते हैं कि हमें कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है ये चीज बतानी है। तो देखिए, 2006 में क्योंकि 213 है तो यहाँ पर तो 213 हो गया और बराबर 254 यहाँ पर। तो हमने माना कि 254 का x% होगा। ठीक है, यानी कि 2016 में जो कंपनी पी के कर्मचारियों की संख्या है वो 2008 में कंपनी एस के कर्मचारियों की संख्या का x% है। तो जब आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो ये 21300 और अपॉन में 254 आएगी। आपके टाइम को सेव करने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा। तो x का जो आंसर यहाँ पर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 83.85%। ठीक है, ऐसा सिर्फ इसलिए है कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो थोड़ा सा कम हो, इससे आपके आईज के ऊपर कम लोड होगा और ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा टाइम भी आपका सेव होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये डायरेक्टली किया जा रहा है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2007 तथा 2010 में कंपनी एस के कुल कर्मचारियों की संख्या, देखिए 2007 और 2010 की बात हो रही है और कंपनी एस के कुल कर्मचारी, देखिए कंपनी एस कहां पर है? ये रही 261 और यहाँ पर 231। तो हम कह सकते हैं कि जब आप कंपनी एस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 261 प्लस 231 है। ठीक है, इसको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी जो कि 492 है। और फिर हमसे कह रहा है कि 2007 और 2009 में कंपनी क्यू के कुल कर्मचारी, तो 2007 और 9 में क्यू की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए 7 तो यही है, तो 7 है तो फिर यहाँ पे क्यू ये हो गया और 9 की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए 188 हो गया। मतलब 163 और यहाँ पर 188, ये दो वैल्यूज आपको लेनी होंगी। दोनों को ऐड करते हैं। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी दैट इज गोइंग टू बी 351। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि दोनों में अंतर कितना है, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर बात की जा रही है। इन दोनों का डिफरेंस हमको यहाँ पर लेना है। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर जब आप डिफरेंस की बात करेंगे सो द डिफरेंस कम्स आउट टू बी 141। तो 141, ठीक है, जो एवरेज की बात हो रही है कि एवरेज में कितने की कमी है बेसिकली, तो 141। क्योंकि देखिए ये जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे एवरेज अरेंजमेंट हैं। तो हम यहाँ पर एवरेज निकाल नहीं रहे, बल्कि हम एक कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इतने 141 की कमी है यहाँ पर। ठीक है, एम्प्लॉयज की। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखें। वर्ष 2008 तथा 2009 में कंपनी पी के कुल कर्मचारियों की संख्या, 8 और 9 में कंपनी पी के, देखिए ये 8 है और ये 9 है। कंपनी पी की बात हो रही है, मतलब ये दोनों वैल्यूज हैं। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 197 और प्लस 241, यहाँ पर ये दोनों आएंगे। ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 2007 और 2008 में कंपनी क्यू के कुल कर्मचारियों की संख्या, तो जरा देखें ध्यान से, 7 और 8 की बात हो रही है तो मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। 7 और 8 में कंपनी क्यू मतलब कुल कर्मचारी ये लोग होंगे।
तो क्यू में आ रहे हैं आपके 163 और साथ में 191, इन दोनों को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो अब यहाँ पर अगर आप इनको ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 और 1 8 है, 9 4 13 है, 2 1 3, यहाँ पे 438 है, ये वैल्यू 354 आती है। अब आपको यहाँ पर इनका अनुपात लेना है, तो 438 और जब 354 का आप अनुपात लेंगे, सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी 73 अपॉन में 59। तो ये यहाँ पर आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई विश की ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखें। वर्ष 2006 में कंपनी आर के कर्मचारियों की संख्या, देखिए 2006 ये है, 2006 में कंपनी आर के कर्मचारियों की संख्या 175 थी। और अगर हम वहीं पर बात करें कि टी के कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत है, यानी कि 2006 की ही बात हो रही है, तो 2006 में टी में 215 थे। तो हम कह सकते हैं कि जो 175 हैं वो 215 का x% थे। तो अगर x% थे तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें फिर से एक बार। सो 175 00 और अपॉन में 215। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आप देख रहे हैं, द आंसर कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 18.6%। तो अगर ये 18.6% है तो आप देखिए कौन सा एक ऑप्शन है जो आपको 18.6% दे रहा है, वो लगभग यही है मेरे ख्याल से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लमसम 18% आपको आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन नंबर सी की फॉर्म में मिल जाएगा। राउंड फिगर में यहाँ पर आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2007 में कंपनी QRS में कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी थी? देखिए 2007 की बात हो रही है और QRS की बात हो रही है, तो देखिए 2007 और QRS का मतलब ये सारी की सारी वैल्यू। सो हम कह सकते हैं 163 प्लस 158, इसके बाद 261। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो पहले तो इनको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी आपकी 582। और जब आप 582 आपके पास मिल गई, तो क्योंकि हमने तीन यहाँ पर कंपनियां ली हैं, तो हम यहाँ पर तीन मतलब तीन आप कह सकते हैं कंपनी के कर्मचारियों की यहाँ पे डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो तीन से इसको डिवाइड करेंगे। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 194। तो एवरेज जो आप देख रहे हैं, एवरेज जो है वो कितना आएगा? 194। तो ऑप्शन नंबर ए। एवरेज आप सभी जानते हैं टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए 6 से 10 में 2013 और 14 और 2020 और 21 तक देखिए यहाँ पर चीजें आपको दी गई हैं। तो मीट्रिक टन में लकड़ी के उत्पादन को यहाँ पर दर्शाया गया है, मतलब 2013-14 से लेकर 2020-21 तक लकड़ी का जो मीट्रिक टन में हर वर्ष जो उत्पादन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे 58, 20, 40, 65, 76, 45, 70, 75, कुछ इस तरीके से। चलिए देखिए, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन यहाँ पर कितने प्रतिशत बढ़ गया? जस्ट अ मिनट जी, यहाँ पर ऊन नहीं होगा, यहाँ पर लकड़ी कर लीजिएगा, ये लकड़ी के उत्पादन की बात चल रही है जी। खैर सवाल को करते हैं। देखिए पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, यानी कि पहले 4 वर्ष कौन से हैं? वो यही 4 होंगे, और अगले जो 4 आप देख रहे हैं वो ये वाले होंगे। तो पहले 4 वर्ष में उत्पादन कितना है? 58 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 65। 58 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 65। तो यहां से आपको पहले वर्ष का उत्पादन मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इन सबको ऐड करने पे वैल्यू आपकी 183 मीट्रिक टन आती है, यानी कि MT आती है। फिर अगले 3 की बात करते हैं। अगले 3 में देखिए 76 है, 45 है, 71 है और 75 है। सो 76 है, 45 है, 71 है और 75 है। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? 267 मीट्रिक टन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपके आंसर्स आ रहे हैं दोनों को ऐड करने पे। अब कहता है कितने प्रतिशत बढ़ गया, है ना? तो अब आप देखिए यहाँ पर भाई 183 से अगर 267 हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है भाई, जल्दी से बताइए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लमसम 84%, 84 मीट्रिक टन बढ़ा है। लेकिन किस पे बढ़ा है? ऑब्वियस सी बात है पुराने वाले पे, 183 पे इनटू में 100% कर देंगे, आपको यहाँ पर जो बढ़ा हुआ है, यानी कि जो आप कह सकते हैं इंक्रीज्ड प्रोडक्शन है, इंक्रीज्ड जो प्रोडक्शन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो फाइनल जो आपकी वैल्यू है वो 45.90% यहाँ पर आएगी। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बढ़ा हुआ प्रोडक्शन बता दो, है ना? उत्पादन जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो बढ़ गया तो मतलब 183 से 267 हो गया, मतलब 84 मीट्रिक टन बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया? 183 पे बढ़ गया। इनटू में 100% कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कच्ची लकड़ी के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था? अब आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 76 आप देख रहे हो यही सबसे
ज्यादा यहाँ पर लकड़ी का प्रोडक्शन है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर सी 17-18 यहाँ पर सही होगा, बिकॉज 17-18 में ऐसा हुआ था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था, यहाँ पर ये वाली बात चल रही है। अब आप देखें, अगर आप यहाँ पर इन सभी को ऐड कर दें तो 58 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 65 प्लस इसके बाद 76 प्लस 45 प्लस 71 और प्लस 75। तो यहाँ पर तो हमने सबको ऐड कर दिया, और क्योंकि 8 वर्षों की बात हो रही है तो यहाँ पर हम 8 से इनको डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपको यहाँ पर एवरेज मिलेगा, यानी कि औसत उत्पादन आपको मिलेगा। अब जब आप इस सभी वैल्यू को यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 450 है, और अपॉन में 8 जब आप इसे करेंगे तो द आंसर कम्स आउट टू बी 56.25 मीट्रिक टन। ठीक है, तो जो एवरेज आएगा सभी वर्षों में लकड़ी के उत्पादन का, वो 56.25 आएगा। आगे देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत की कमी हुई है। अब आप देखिए कमी यहाँ पर ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो 13-14 में क्या कमी हो रही है। देखिए 13-14 से पहले तो कोई बेस ईयर ही नहीं है, तो आंसर ही नहीं हो सकता ये। 18-19 ठीक है कमी हो रही है। 17-18 में क्या कोई कमी हो रही है, नहीं। देखिए 65 से 76 हो रहा है, तो 17-18 में तो वृद्धि हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। अब आंसर या तो ये है या तो ये है, तो मतलब देखिए 58 से 20 हो रही है, तो यानी कि या तो आंसर होगा आपका 2014-15, क्योंकि बाद वाला वर्ष लेते हैं, और या तो आंसर होगा आपका 76 से 45 हो रही है तो 2018-19। इसलिए मैंने कहा कि यहीं पर दो जगह आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इन्हीं दो जगहों पे कमी हो रही है। अब देखिए यहाँ पर कितने की कमी हुई, 58 से 20, तो 58 माइनस 20 कितने पे, 58 पे ही। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है, 38 अपॉन में 58 है। ठीक है, और जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू है 65.51% का डिक्रीमेंट। आपकी समझ रहे हैं, ये डिक्रीज है क्योंकि कमी हो रही है। तो ये तो था आपका 2014-15 के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर 2018-19 के लिए, तो देखिए 18-19 में क्या हो रहा है, 18-19 में 76 से 45 हो रही है, 76 से 45 हो रही है, और अपॉन में 76, क्योंकि बेस ईयर तो पहले वाले लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 76 में से 45 जाएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है, देखिए 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 4 गए यहाँ पर 3, यानी कि 31 है। 31 बटे में 76 हो गया। अब जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे 31 बटे 76 की, तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है लमसम 40.7%। तो 40.7% तो कमी कम है, और 65.5% कमी ज्यादा। आपको पता ना, हम यहाँ पर इंटू में 100% भी कर रहे हैं, ये बात मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना परसेंटेज तो आ चुका होगा कि आप इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो ऑब्वियसली 100% का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 45% है, इधर सॉरी 65% है, इधर है आपकी 40%। तो ऑब्वियसली बात है कि 14-15 में ही, ठीक है, सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ है 13-14 के रिस्पेक्ट में। 2014-15 में कच्ची लकड़ी का उत्पादन 2020-21 के उत्पादन का कितना था। अब देखिए 14-15 में लकड़ी का उत्पादन है 20, और 20-21 में कितना है, ये है 75। तो 20 जो है वो 75 का कितने गुना है, तो ये पूछा जा रहा है, 5 से भाग दे दीजिए, 4/15 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। 36 की पावर x+1 की यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको दी जा रही है 216 अपॉन में 36। तो देखिए 36 को यहाँ पर लेके जाएंगे तो 36 इंटू में 36 की पावर x+1 है, ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ 36 की पावर x है, इक्वल में आपको यहाँ पर 216 मिल रहा है। तो जब आप देखें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 36 की पावर x प्लस x यानी कि 2x प्लस 1 बराबर यहाँ पर 216। अब देखिए 36 को सिंप्लीफाई करें 6 के स्क्वायर की फॉर्म में, तो 6 का स्क्वायर और उस पूरे की पावर कितनी है, उस पूरे की पावर यहाँ पर 2x प्लस 1 लग रही है, इक्वल्स टू में यहाँ 6 का क्यूब है। जब यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर है 4x प्लस 2, यहाँ पर है 6 की पावर 3। बेस सेम है, इक्वल की दोनों तरफ पावर्स कंपेयर हो सकती हैं। 4x प्लस 2 बराबर 3, 4x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, x का आंसर यहाँ से 1/4 आ जाएगा। आपसे x पूछा गया था, x का आंसर 1/4 है। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। अब देखिए 1 से 40 तक लिखने में कितनी संख्याओं की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, तो आप देखो 1 से लेकर 9 तक, ये तो 9 संख्याएं हो गई। फिर आप देखें 10 से लेकर अगर आप यहाँ पर 20 तक की बात करें तो यहाँ पर कितनी संख्याएं जानते हैं आप, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल 22 संख्याएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप 11 से 20 लेते तो टोटल 20 संख्याएं होती है ना, लेकिन क्योंकि 10 भी है तो 10 भी तो संख्या है, 1 और 0 संख्या ही है ना, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर दोनों ली जाएंगे यानी कि 22 हो गई। फिर आगे देखें आप, यहाँ पर 21 से जब आप 30 तक चलेंगे तो फिर आपको यहाँ पर 20 मिलेंगी। फिर जब आप यहाँ पर 31 से 40 तक चलेंगे फिर आपको 20 मिलेंगी। तो जरा जोड़ते हैं एक बार, देखिए 20 20 40, 40 और 22 यहाँ 62, 62 और 9 यहाँ पर हो गया आपका 71। तो टोटल यहाँ पर 71 संख्याएं होती हैं, इस बात को ध्यान दें। और अगर कोई आपसे 1 से 50 पूछे तो याद कर लीजिए 1 से 50 में 91 संख्याएं होती हैं, ये एक फिक्स्ड आंसर है। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, इसको रट लीजिए। 1 से लेके 50 तक में 91 संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 1.2। देखिए ये वैल्यू इसलिए आपको दी गई कि कई बार सवालों में स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 की वैल्यू हमें नहीं देता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे 1.2 का स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू याद कर ले 1.095 होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन निकालेंगे कैसे, इस बात को भी समझ लीजिए। अब यहाँ पर जैसे 1.2 है उसका स्क्वायर रूट है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, डेसिमल जब आप हटाओगे इसका तो नीचे 10 बच जाएगा, अपॉन में ये है। यानी कि एक तरह से ये अंडर रूट में 12 अपॉन में अंडर रूट में 10 हो सकता है। अब आप अगर खुद सोचो कि अंडर रूट 12 की वैल्यू क्या होगी, लमसम लमसम 3 पॉइंट समथिंग। और ऐसे ही अंडर रूट 10 की वैल्यू भी कितनी होगी, लमसम लमसम 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा है अगर तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन जब इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू तो 1 पॉइंट समथिंग की आने वाली है ना। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है यार जहां पर देखो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि ये वाला है, तो इसलिए यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दो। वैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे 12 का अंडर रूट लेना है तो कैसे लेंगे। आप यहाँ पर 3 से, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे तो 3 3 9, यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर जैसे ही आप पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 जीरो बढ़ सकते हैं आपके। तो 3 + 3 6 हो गया। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी जहां से डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो आप देखिए 5 अगर लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 4 ले सकते हैं आप। तो 4 चौको 16, 4 6 24 और 1 25, 256। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 44 बचेगा। फिर आगे चीजें चलेंगी। तो इस तरीके से मतलब लमसम लमसम 3.4 वैल्यू आई है किसकी, यहाँ पर अंडर रूट 12 की। 10 की अगर आप बात करते हैं तो 10 में क्या होगा, देखिए 3 3 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 9 है, पॉइंट लगाएंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, 3 + 3 यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या वैल्यू लिखें आप जिससे कि पूरी की पूरी सॉल्व हो सके, है ना। तो वो चीज़ अब आपको यहाँ पर इस तरह से सोचनी पड़ती है कि बेसिकली हम यहाँ पर क्या लें कि जिससे हमारी यहाँ पर चीजें सॉल्व हो। सॉरी, यहाँ पर ये 1 है, 9 नहीं है। ठीक है, 100 आ गया। अब 3 3 6 है तो यहाँ पर आप 61 ही लेंगे, तो 61 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 61 हो गया। अब यहाँ क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पर बच रहा है आपका 39। तो उस हिसाब से 3.1 है, यहाँ पर 3.4 है। डिवाइड करेंगे जब 3.1 को 3.4 से, तो अब आप देख लीजिए कि क्या वैल्यू आने वाली है। तो ये वैल्यू आप जो देख रहे हैं ये इतनी आएगी, लगभग लगभग 1.095। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 49 kg। देखो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर एवरेज है और यहाँ पर सम है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। नंबर आपको पता है 30 लोग हैं। ठीक है, एवरेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पर 49 है, तो सम यहाँ से निकाल सकते हैं। सम कितना हो जाएगा, देखो सम हो जाएगा यहाँ पे शायद 1370, 27 के साथ 2, सॉरी 1470। सम कितना आ जाएगा यहाँ पर 1470। ठीक है, इसके बाद देखो इफ द वेट ऑफ अ टीचर इज इंक्लूडेड, टीचर इंक्लूड हो गया तो 31 लोग हो गए अब। और एवरेज कहते हैं कि 50 हो गया, तो यहाँ पर 50 हो गया। फिर से मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर कितना हो गया, देखो 1550। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस है यहाँ पर 0। ठीक है, 15 में 7 गए 80, यानी कि 80 का डिफरेंस है। तो यानी कि जो टीचर आया है वो कितने का है, टीचर जो आया है वो 80 kg का है। तो आंसर हो गया 80 kg। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं सवालों को। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। क्योंकि देखो इन क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक, जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो शॉर्ट ट्रिक से करूंगा, या वो सभी के सभी बच्चे जिनका एवरेज का कंसेप्ट अच्छा है, क्लियर है, वो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, वो इतनी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक बच्चों कैसे होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब वो गया है तो औसत भार कितना हो गया है। औसत भार आप सभी देख रहे हैं कि 50 किलोग्राम हो गया है। ठीक है, तो अगर ये 50 यहाँ पर आप 50 किलोग्राम कर लें। ठीक है, ये 46 लिखा हुआ है, आप 50 कर लें। आप यहाँ पर 45 लिखा है, यहाँ पर आप 49 कर लें। ठीक है, ये इंग्लिश के हिसाब से माना जाएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग एरर हो जाती है कई बार, वी आर ह्यूमंस। तो चलिए जैसे यहाँ पर 50 देखो, तो जो नया आया है उसके आने के बाद एवरेज कितना है 50। इसका मतलब जो नया आया है वो 50 का तो होगा ही होगा कम से कम। ठीक है, और इतना ही नहीं, उसने पुराने जो एवरेज है उसको भी मेंटेन किया होगा। तो पुराना एवरेज कितना है यहाँ पर देखो, पुराना जो एवरेज आप देख रहे हो यहाँ पर वो 30 स्टूडेंट का, वो यहाँ पर 49 था। तो यानी कि 30 लोगों का जो वेट है वो भी वो लेकर आया होगा। तो प्लस आप यहाँ पर 30 कर दीजिए, तो यानी कि 80। तो यहां से भी आप सवाल को कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। देखो 30 लोगों का एवरेज 49 था, ये तो आपको पता ही है। तो जब वो आया होगा तो अपना तो 50 लाया ही लाया होगा, लेकिन 30 लोगों का एवरेज भी उसने पूरा किया होगा।
तो इसीलिए वो 30 को हम यहाँ पर ऐड करके 80 डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दो, 80 किलोग्राम यहाँ पर आंसर होगा। फिर आपसे कह रहा है कि अगर 14 सही 2/7%, ठीक है, किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 1600 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 14 सही 2/7% होता कितना है, पहले तो इसको याद कर लो, ये 1/7 होता है। ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो आप इसको याद कर लें, 1/7 की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, 14 सही 2/7% होती है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि 1/7 जो है अगर वो जोड़ दिया जाए, तो मान के चलो कोई चीज 1 थी, अब उसमें अगर आप 1/7 जोड़ रहे हैं तो अब जो वैल्यू है कितनी बन गई, वो 8/7 बन गई है ना। एक में 1/7 जोड़ने पर वैल्यू 8/7 हो गई है। तो आप देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जोड़ दिया जाए तो 1600 बनता है, ऐसा आपसे कह रहा है। तो भाई 1600 बनता है तो हम कह सकते हैं कि 8 की वैल्यू फिर 1600 के बराबर है ना। आप देखो 8/7 की वैल्यू कितनी है, 1600 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400। ठीक है, तो 1 की ही तो वैल्यू आपसे पूछी गई भाई, पुरानी संख्या अगर 1 थी उसमें उसका अगर 1/7 जोड़ा गया तब जाके 8/7 हुआ था। तो अब यहाँ पर 8/7 की वैल्यू 1600 है। अब आप यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ देखिए 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू 1400 आएगी ना। तो वही तो पूछी गई है कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, बस निकाल लीजिए, खत्म बात, 1400 आंसर है। पैसेज देखते हैं, हमारे चारों ओर हम जो भी प्रकृति जी, हमारे चारों ओर हम जो भी प्राकृतिक वस्तुएं देखते हैं वह प्रकृति ही है। प्रकृति से हमें वह सब मिलता है जो इंसान के जीवन के लिए अति आवश्यक है। जैसे सांस लेने के लिए वायु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ जैसे सांस लेने के लिए वायु ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री, लेकिन इंसान अपनी और अधिक चाह के लिए प्रकृति का दोहन करता जा रहा है और इस धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कर रहा है। ठीक है, धरती को प्रकृति के सौंदर्य से क्या कर रहा है, वंचित भी कर रहा है। समय हमें चेता रहा है कि यदि हमने अभी इस विषय पर ठोस कदम नहीं उठाए तो वह दिन दूर नहीं है जब इस धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। इस धरती पर जीवन प्रकृति के कारण ही संभव है। ठीक है, धरती पर जीवन किसके कारण संभव है, प्रकृति के कारण ही संभव है। ब्रह्मांड में और भी कई ग्रह हैं लेकिन इस प्रकृति के बिना वहां जीवन संभव नहीं है। ठीक है, ब्रह्मांड में और भी कई ग्रह हैं लेकिन पृथ्वी के अलावा और कहीं पर जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। क्या हमारे जीवन का आधार है, प्रकृति। धरती पर हर स्थान पर प्रकृति एक जैसी नहीं है। स्थान के अनुसार प्रकृति अपना रंग रूप बदल लेती है और उस स्थान के अनुसार हमें संसाधन उपलब्ध कराती है। साथ ही हमारे मन, हमारी आंखों को सुकून भी प्रदान करती है। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसके महत्व को जानते हुए इसका सम्मान करें और अपने स्वार्थ के लिए इसे उजाड़े नहीं, जिससे मनुष्य की संतानें भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें और इसका लाभ उठा सकें। अन्यथा एक दिन वह होगा जब इस प्रकृति के सौंदर्य को लोग कंप्यूटर पर ही देख और महसूस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो कि आई गेस आपने समझ लिए होंगे पूरे के पूरे पैसेज में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है जो है, सांस लेने के लिए वायु, जी हाँ, पीने के लिए पानी, जी हाँ, पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री, जी हाँ, तो उपयुक्त सभी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रकृति अपने सौंदर्य से वंचित हो रही है क्योंकि यहाँ अब जीना संभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अपनी अधिक चाह के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। धरती प्रत्येक स्थान पर एक जैसी नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है, ये रीजन नहीं हो सकते। चलिए आगे बढ़े। गद्यांश के आधार पर इंसान को किसकी रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, तो जी हाँ, प्रकृति। गद्यांश में प्रकृति की बात करी गई है, यही आंसर होगा। हमारे जीवन का आधार क्या है, ऑब्वियसली हमारे जीवन का आधार यहाँ पर प्रकृति है, ऐसा कहा भी गया है पैराग्राफ में। इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, देखिए पृथ्वी को बचाने की बात कही गई है, तो जल की तो बात नहीं होगी, प्रकृति की रक्षा, जी हाँ, प्रकृति की रक्षा यहाँ पर आपका शीर्षक हो सकता है। चलिए अगले पैसेज की बात करते हैं। प्रत्येक त्योहार किसी न किसी महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा रहता है। दीपावली के साथ भी कई धार्मिक तथा ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इस दिन विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा की थी। अब आप देखिए दिवाली आने वाली है और दिवाली का जरा इंपॉर्टेंस समझिए। दिवाली में हम हमेशा यही सोचते हैं कि सिर्फ रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास को काट कर, लंका का दहन करके, रावण को मार के अयोध्या वापस लौटे थे सीता जी को लेकर, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो उसको देखिए, ज्ञान का वर्धन करिए। तो विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा करी। समुद्र मंथन करने से लक्ष्मी भी इसी दिन प्रकट हुई थी। देखिए अब आपको क्या ये बात पता थी, है ना। जैन मत के अनुसार तीर्थंकर महावीर का महापरिनिर्वाण जो है वो यहीं पर हुआ था। महानिर्वाण या महापरिनिर्वाण बात एक ही है। रामाश्रयी संप्रदाय वालों के अनुसार 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके राम इसी दिन अयोध्या लौटे थे। चलिए ये वाली बात तो आप सभी जानते ही हैं।
उनके आगमन की प्रसन्नता से में नगरवासियों ने दीपमालाएं सजाई थी। इसे प्रत्येक वर्ष इसी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह जी मुगल बादशाह औरंगजेब की जेल से मुक्त हुए थे। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो आपको पता होना चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती तथा प्रसिद्ध वेदांती स्वामी राम तीर्थ ने इसी दिन मोक्ष को प्राप्त किया था। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस त्योहार का संबंध ऋतु परिवर्तन से भी है ना। इसी इसी समय शरद ऋतु का आगमन माना जाता है। देख रहे कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिवाली को लेकर। ऑल्दो दिवाली की डेट्स वेरी करती हैं, बट ठीक है, फिर भी याद करने के लिए तो याद कर सकते हैं। तो इससे लोगों के खान पान, पहनावे और सोने आदि की आदतों में भी परिवर्तन होता है। तो दिवाली त्योहार के साथ कौन सी ऐतिहासिक घटना नहीं जुड़ी है? राम जी का अयोध्या लौटना, जी हाँ जुड़ी है। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण, जी हाँ। विष्णु जी द्वारा प्रहलाद की रक्षा, जी हाँ। समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी व कुबेर का प्रकट होना, जी हाँ। यही गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुबेर जी की बात यहाँ पर नहीं हुई थी, सिर्फ लक्ष्मी जी की बात हुई है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिखों के छठे गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक देव जी, गुरु रामकिशन जी, गुरु हरगोविंद सिंह जी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखिए, दीपावली त्योहार के पावन अवसर पर किस ऋतु का आगमन लगभग होता है? तो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। जी हाँ, शरद ऋतु की ही बात हुई है, तो ध्यान रखें, बसंत और पतझड़ नहीं है। गद्यांश में किस मुगल बादशाह का वर्णन किया गया है? तो आप सभी जानते हैं, औरंगजेब की बात हुई है। तो औरंगजेब और अकबर, ठीक है, ये दोनों ही ध्यान रखें, मुगल सल्तनत के ऐसे बादशाह हैं जो सबसे ज्यादा साल जिए हैं, लगभग 49 साल, दोनों के दोनों बराबर। स्वामी दयानंद किस समाज के संस्थापक हैं? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं। इसके ऊपर भी हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं की बात हो रही है। तो तरु बिल्कुल होता है, विटप भी होता है, पेड़ भी होता है, लेकिन मंजरी, मंजरी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मंजरी किसका है? मंजरी तो प्रसून का है। प्रसून जिसे हम फूल भी कहते हैं, तो फूल का है मंजरी। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर होगा। पेट भरे मन मोदक से कब के लिए सही विकल्प चुनिए। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि मन में, अगर आप मन रूपी मोदक की बात कर रहे हैं, जैसे आप कोई चीज सोच ले रहे हैं, तो उससे पेट नहीं भरता। आपको वो चीज फिजिकली आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आपका पेट भरेगा। तो वही बोला जा रहा है कि पेट भरे मन मोदक से कब, यानी कि मन रूपी मोदक की अगर आप सोचेंगे तो उससे पेट नहीं भरता। इसका मतलब ये है कि अगर आप केवल सोचते रहेंगे तो उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? इसीलिए प्रयत्नशील रहिए, प्रयास करिए। ये सभी के सभी जो आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज, इनको जरूर सॉल्व करिए अच्छे से। मेहनत करेंगे, जितना तपेंगे इन आखिरी कुछ दिनों में, ये जो आखिरी के 10 से 12 दिन आपके बच रहे हैं, इनमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। तो तपिए, तपिए इन द सेंस कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। जितना रिवीजन कर पाए समय पे उतना रिवीजन करिए, उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। और एकदम बेफिक्र होके जाइए, माता पिता का रोज आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, ये सिर्फ पेपर्स के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। ब्लेसिंग्स आती हैं, मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप करते हैं, नहीं करते हैं तो जिस भी धर्म के आप मानने वाले हैं, आप वहां पर जाइए। पॉजिटिविटी आनी चाहिए आपके अंदर, तो जरूरी है ये सब चीजें। अभी के लिए अगर आप देखें तो स्टूडेंट लाइफ में अगर आप इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड घूम रहे हैं, तो आगे तो जिंदगी बहुत बड़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से अभी से पिरोना होगा, क्योंकि अभी से अगर नहीं चीजों को ठीक करेंगे तो फिर आगे जाके समस्या हो जाएगी। ठीक है, जो बीत गया उसको छोड़िए। चीजें अच्छी थी आपके पास में, चीजें बुरी थी आपके पास में, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो चीजें हैं वो तो आपके हाथ में है ना। आने वाला जो कल है वो तो आज आपके हाथ में है ना, तो उसको तो बेहतर बना सकते हैं। तो प्लीज कोशिश करें कि बेहतर तरीके से यहाँ पर आप काम करें। आप सभी जानते हैं कि हम सभी तो चलिए टीचर्स हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखिए ज्ञान सर की अगर बात करी जाए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फाउंडर हैं। और नो डाउट एक बहुत ही बड़ा विजन है उनका कि फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए कितना ज्यादा आप कह लीजिए कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों के लिए, कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, रात रात भर जाग कर काम करते हैं, तब जाके ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं आपके लिए। तो कोशिश करें कि इस एग्जाम्पल से सीखें, समझें। आपके माँ बाप आपके लिए किस प्रकार से धन कमा रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपकी लाइफ के लिए, वो नहीं पता, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से कर रहे हैं। नहीं जानते हैं तो देखिए उसको, कम से कम उसी से सीखिए। अपने लिए नहीं, मतलब माँ बाप के लिए नहीं, तो कम से कम अपने लिए ही काम कीजिए, क्योंकि आगे की लाइफ आपकी खुद की होगी। तो जरूर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से जरूर पढ़िए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, और कोशिश करें सेंटर पे एटलीस्ट कुछ घंटे पहले जरूर पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? निस्वार्थ, सांसारिक, निःशुल्क या फिर तृष्णा? तो देखिए यहाँ पे तृष्णा बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप निस्वार्थ की बात करें तो निस्वार्थ देखिए कैसे लिखते हैं, निस्वार्थ। यहाँ पर इस तरीके से विसर्ग आती है। संसारिक जो आप देख रहे हैं तो सांसारिक होता है, ना कि संसारिक, तो सांसारिक होता है। ऐसे ही निःशुल्क होता है, इसको भी ध्यान दें। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, तृष्णा बिल्कुल ठीक लिखा है। शीत, शीत का यहाँ पर देखिए शब्दों के विलोम आपको बताने हैं। तो शीत का उल्टा क्या होता है भाई? उष्ण, है ना। सर्दी का गर्मी होता है, शाश्वत का क्षणिक होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, लहंगा का साड़ी होता है। तो यहाँ पर आपको अब देखना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लिखे ईसा पढ़े मूसा। अब देखिए ये बहुत ही एक फेमस कहावत है एक तरह से। इसका मतलब होता है बहुत ही गंदी लिखावट, है ना। गंदी लिखावट। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक गांव में एक व्यक्ति थे, तो वो अस्पताल गए, डॉक्टर से दवा लेकर आए, तो दवा मतलब डॉक्टर ने पर्चे में लिख दिया। अब आप सभी को जानते हैं कि डॉक्टर्स की भाषा जो है लिखने की, वो थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि एम्बिगुअस होती, समझ नहीं आती हम लोग को, है ना। हमारे लिए थोड़ा सा ऑब्सक्योर्ड है उसको पढ़ना। आप याद करिए पिछले वाले हमने मॉक टेस्ट में डिस्कस किया था, ऑब्सक्योरिटी मतलब समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एम्बिगुअस तो चलिए नहीं कहना चाहिए, ऑब्सक्योरिटी। तो ऑब्सक्योर है, तो उस गांव वाले ने बोला कि पता नहीं क्या ही लिखा है ना। लिखे ईसा पढ़े मूसा। भाई डॉक्टर है तो एक तरह से भगवान का दर्जा उसको दिया गया है। तो सॉरी लिखे ईसा क्योंकि उसने लिखा, और पढ़े मूसा मतलब हम तो गांव वाले, हम तो अनपढ़ हैं, तो हम मूसा हैं। तो इसीलिए ये कहावत बन गई, लिखे ईसा पढ़े मूसा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। The advantages of regular exercise are often seen very quickly in a person if he does training regularly. तो ट्रेनिंग को रेगुलरली करने की बात करी जा रही है। An individual needs to be mentally and physically fit, as we all have heard. Healthy mind lives in healthy body. ये आपका क्रूशियल पॉइंट है। So to remain fit and healthy, one must do exercise regularly. One must be both physically and mentally fit. Exercise plays an essential role in our lives. इस बात को आप ध्यान देंगे। Exercise plays an essential role in our lives. It helps us in staying physically meet, okay, or physically fit. Our physical body is meant for maneuver. If we don't exercise or walk daily, then we had quickly get susceptible to different disease over time. Other health benefits of exercise on your heart are reducing vital signs, which can help in lowering the strain on your heart. The blood sugar levels of your body also will get controlled by exercising. They are going to help in preventing or delaying the sort of 2 diabetes. Fatness is one of the prime factors of diabetes. ये important point हो सकता है कि fatness which may be controlled if one exercises daily. तो देखिए यहाँ पर कई सारे पॉइंट हैं, कुछ ऐसी यहाँ पर बात नहीं लगी मुझे जो आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी? तो देखिए शार्प माइंड नहीं, हेल्दी माइंड। जी हाँ, हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में रहता है। द ब्लड शुगर लेवल ऑफ द बॉडी विल ऑल्सो गेट कंट्रोल्ड बाय रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। जी नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज, जी हाँ, एक्सरसाइज की बात की गई है पैसेज में, तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, फैटनेस इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ थायराइड। जी नहीं। कार्डियक अरेस्ट, डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज की बात करी गई है कि जो फैक्टर्स हैं, है ना, फैटनेस वाले, वो डायबिटीज की तरफ लेकर जाते हैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स। टुडे आई नोटिस्ड डैश यूरोपियन प्लेइंग विद डैश एलिफेंट। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एन और एन लगा के चले आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, तो दोनों में एन लगा देंगे क्योंकि वोवल साउंड है। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखें इस चीज को। ऑप्शन नंबर ए गलत है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि जब आप यूरोपियन को पढ़ते हैं तो यूरोपियन ऐसे पढ़ेंगे आप देवनागरी लिपि में लिखे हुए को, और एलिफेंट को पढ़ेंगे तो देखिए आप एलिफेंट को ऐसे पढ़ते हैं। तो आप देखिए दोनों में शुरुआत में एलिफेंट में ए, यानी कि यहाँ पर वो जो साउंड है वो ए का आ रहा है, और यहाँ पर जो साउंड आप देख रहे हैं यूरोपियन में वो यू का आ रहा है एक तरह से, है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यूरोपियन में ये जो यू आ रहा है तो उसको हम यहाँ पर नहीं देखते, ठीक है। अब आप देखो जैसे एलिफेंट में ए आ रहा है, यूरोपियन में यूरोपियन हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि य जो है, य कोई वॉवेल साउंड नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखें, है ना। यहाँ पर एलिफेंट जो है एली, तो वो तो होती है बिल्कुल, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एन यूरोपियन नहीं होता, ठीक है, अ यूरोपियन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यू आ रहा है। तो ए ई आई ओ यू, ये जो आप देख रहे हैं ये 5 वोवल साउंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मान के चलिए हमने लिखा अम्ब्रेला,
अब अम्ब्रेला से पहले लगाएंगे क्या, आप बताइए। अम्ब्रेला से आप कमेंट करके बताइए, अम्ब्रेला से पहले ए लगेगा या एन लगेगा, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं ए और डी के अंदर, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाए। तो यहाँ पर आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ गलती मत करेगा, यूरोपियन से पहले एन नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। देखिए मैन्यूवर, ठीक है, मैन्यूवर के बाद पैराफिन, पैराफिन के बाद वेपराइज, रेमिटेंस, रेमिटेंस गलत है यहाँ पर। रेमिटेंस की स्पेलिंग क्या होती, REMITT होती है ना, ANC, रेमिटेंस इसको कहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान दो। तो चलो इनकी बात करते हैं। मैन्यूवर, मैन्यूवर का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा, आप कह लीजिए, कहते हैं ना कि एक कनिंग लोग होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पैतरेबाजी करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। मैनुअर उस तरह की पर्सनालिटी होती है, मैनुअर पैतरेबाज पर्सनालिटी। पैराफिन तो ये तो वैक्स होती है, मोम के सेंस में लगा सकते हैं। रेमिटेंस का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, छोड़ना, है ना, इस बात को ध्यान दें, छोड़ना, ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। और वेपराइज का मतलब होता है वाष्पित होना, ठीक है, वाष्पन, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, वाष्पन। तो आंसर यहाँ पे रेमिटेंस होगा। चलिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑफ मोबाइल इज रिटन एज दिस। देखिए मोबाइल यहाँ पर बोला जा रहा है MOBILE, मोबाइल। मोबाइल को आपसे कहा जा रहा है कि DPCJML है। तो वैल्यू रखते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 12 है। अब देखिए 13 से 12 -1 हो रहा है, 5 से 4 -1 हो रहा है, यहाँ दोनों जगह -1 चल रहा है ना, यहाँ भी -1 और यहाँ पर भी -1। फिर देखिए 15 से 16 +1, 2 से 3 +1, 9 से 10 +1, 12 से 13 +1, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में +1 चल रहा है। तो आई गेस अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो एक काम करते हैं, जो सवाल पूछा गया सीधा उसी के ऊपर काम करेंगे। टैबलेट पूछा गया तो टैबलेट के ऊपर ही काम कर लेते हैं। आप चाहें तो अगले वाले चार्जर को भी चेक कर सकते हैं, बट नीड नहीं है उसकी। 20, 1, 2, 12, 5 और 20। अब देखिए 20 में कम करेंगे तो 19 आएगा, 20 में यहाँ भी कम करेंगे तो 19 आएगा, लेकिन 1 में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में जोड़ेंगे 3 आएगा, 12 में जोड़ेंगे 13 आएगा, 5 में जोड़ेंगे 6 आएगा। अब यहाँ क्या है, ये SBCMF और S, ये आंसर है। तो SBCMFS ऑप्शन नंबर सी में मिलता है ना, इसलिए यही हमारा आंसर है। चूज द रॉन्ग टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, NAJ, BEF, RM, APR। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये NTSC का सवाल है, ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जो कि आप सभी जानते हैं कि 6 से लेकर 10 तक की अगर बात करी जाए तो बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, और फिर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है जिससे स्कॉलरशिप मिलती है इंडिया में और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। बच्चों को नहीं पता तो ध्यान रखें, NTSC 2 स्टेज कराती है, 1 और 2। अगर आपका कोई भाई बहन कर रहा है तो जरूर आप बताएं उनको, ठीक है। तो देखिए ये जनवरी को अगर आप उल्टा करके लिखें, मतलब यहाँ से राइट से लेफ्ट लिखें तो NAJ आएगा। फिर ये क्या है, ये फेब्रवरी है। देख रहे हैं कितना डिफरेंट लॉजिक पे सवाल पूछा गया था ये, ठीक है, मार्च है। लेकिन अप्रैल को तो फिर आप APR ऐसे लिखेंगे ना, मतलब RP होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट लिख दिया आपने सीधा, तो इसलिए यही आंसर है। बाकी सबको रिवर्स पोजीशन में लिखा गया था। साहिल नाम के व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा। देखिए ये मान के चलिए जैसे ये साहिल है तो साहिल मेल होगा। साहिल की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए प्रिया कहती हैं कि उसके पिता की पत्नी, तो इनके पिता मान के चलिए A हैं, की पत्नी मान के चलिए B हैं, पिता की पत्नी की बेटी, तो बेटी मान के चलिए इनकी कोई C है, ठीक है, जो कि इनकी क्या होंगी, इनकी बहन होगी। बेटी का इकलौता भाई करण का पिता है, तो बेटी का जो इकलौता भाई है वो फिर कौन होगा, साहिल ही होगा। तो साहिल किसका पिता है, करण का पिता है, तो करण नीचे आ गया, मतलब करण के फादर हैं साहिल। तो बोला जा रहा है कि साहिल करण से किस प्रकार संबंधित है, देखिए साहिल करण के पिता लगे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, खत्म। ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। जी हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि भारत में उत्पादित ऊर्जा जो है वो बिल्कुल जो है सीमित है। लेकिन आप एक बात बताओ कि क्या यहाँ पर उत्पादित ऊर्जा की जब बात करी गई है तो यहाँ पर किसी प्रकार की सौर ऊर्जा की बात हुई है क्या, आप बताओ। अब उत्पादित ऊर्जा का मतलब कौन सी ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा की यहाँ पे बात चल रही है ना। तो ये तो हमें बताया नहीं गया, मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, किस तरह की ऊर्जा है। तो जब तक सौर ऊर्जा की बात नहीं होगी तब तक आप नहीं मानेंगे। जल्दबाजी में गलत मत करके आ जाइएगा, ठीक है, गलत है ये। दूसरा कह रहा है कि नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पूंजी बहुत ही ज्यादा उसकी आवश्यकता पड़ेगी, भारत में इसकी कमी है। तो भाई क्या भारत डेवलपमेंट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर गलत है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर B होगा। लड़कों की एक पंक्ति में दिव्यांश बाएं से 11वें स्थान पर है
और रोहित दाएं से 7वें स्थान पर है। देखिए यदि वे अपना स्थान बदल लें, आपसे बोला जा रहा है कि दिव्यांश जो है वो लेफ्ट से है कौन से स्थान पर, 11वें स्थान पर, 11th है। और इसके बाद रोहित जो है ना वो 7वें स्थान पर है, कहां से, राइट से, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है भैया। फिर आपसे बोला जा रहा है कि यदि वे अपना स्थान बदल लें तो दिव्यांश जो है, दिव्यांश वो लेफ्ट से 16वें स्थान पर हो जाए। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप स्थान परिवर्तन के बाद देखो किसका नाम दिया गया है। तो दिव्यांश दिया गया ना, तो दिव्यांश की रैंक लिखो तुरंत फटाफट। तो दिव्यांश की रैंक कितनी है, देखो 16, परिवर्तन के बाद दिव्यांश 16 पे है। अब उसकी रैंक लिखो जो बच गया था, लेकिन वो पहले में लिखो, यानी कि स्थान बदलने के पहले उस बंदे को ढूंढो और उसकी रैंक लिखो। तो दिव्यांश तो नहीं लेंगे क्योंकि दिव्यांश ले चुके थे, तो अब किसकी बारी आएगी, रोहित की आएगी। तो रोहित की लिख दो, परिवर्तन के पहले जो रैंक है वो 7 है, तो ये 7 है। दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दो, आंसर आपका 7 6 13, 13 माइनस 1 कर देंगे 22 आपका आंसर। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व करने की। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। तो चलिए अब थोड़ी सी और बात करते हैं। यहाँ पर तालिका आपके सामने फिर से आ रही है। 5 वर्षों के लिए 5 जो स्वास्थ्य क्लब है उनकी सदस्यता को यहाँ पर दर्शाया गया है, ए से लेकर ई तक, 2007 से 2011 तक। 2008 में हेल्थ क्लब बी और सी में मिलाकर, देखिए 2008 में अगर आप हेल्थ क्लब बी और सी की बात करेंगे तो मिलाकर ये इतने लोग हैं। और 2010 में हेल्थ क्लब डी और ई में मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या के बीच में अंतर कितना है। तो देखिए 2010 ये है और डी और ई की बात हो रही है, तो डी और ई देखिए यहाँ पर ये चीज आपको दिखाई देती है। तो अब हमें यहाँ पर इनको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम यहाँ पर इनको ले रहे हैं तो देखिए 4 और 2 6, 124, यहाँ पे 4 और 2 6 हो रहा है, 2 3 5, यानी कि 256 यहाँ पर आ रहा है, माइनस यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 236 है। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 20 यूनिट का डिफरेंस आएगा। अंतर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। अगर 2011 में हेल्थ क्लब सी डी ई में मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या का 40% पुरुष है। देखिए 2011 की बात हो रही है और सी डी ई की बात हो रही है, तो मतलब हम बात करेंगे इस पूरे की। ठीक है, तो 40% अगर पुरुष हैं तो 2011 में हेल्थ क्लब सीडीई में मिलाकर पुरुषों की सदस्यता कुल कितनी होगी। मतलब परसेंटेज दे रखा है तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है उसकी। तो देखिए ऐड करिए पहले तो, 9 4 13, 13 2 15 की 5 कैरी आ गया एक, 8 6 14 और एक 15 की 5 कैरी आ गया एक, यानी कि यहाँ पर 355 लोग हैं। अब 355 का जो 40% आप देख रहे हो ना वो क्या है, वो पुरुष है। अब आप यहाँ पर देख लो, 4 5 20, 4 5 20 और 2, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर 40% है ना, तो अपॉन में यहाँ पे 2 जीरो थे और अपॉन में 100 थे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम तो 142, यानी कि 142 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 146 हो रखा है, आप इसको 142 कर ले, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 355 का जब आप 40% निकालेंगे ना तो आपको यहाँ पर 142 मिलेगा। ठीक है, 2009 से 2011 तक हेल्थ क्लब ए में सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2009 से 11, तो देखो 9 से 11 की बात हो रही है और ए की बात हो रही है, तो पहले 136 था, अब 238 हो गया, तो कितना यहाँ पर बढ़ रहा है। देखो 8 में से 6 गए 2, ठीक है, 3 में से 3 गए 0, 102 बढ़ा है ना। तो अब ये 102 जो बढ़ा है वो कितने पे बढ़ा है, 102 बढ़ा है भाई 136 के ऊपर बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले के रेफरेंस में हम बात करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना और इसमें जब आप परसेंटेज लेंगे तो परसेंटेज वाइज लेने के लिए 100% आएगा, यही वैल्यू आएगी आपकी 75%, यानी कि हम कह सकते हैं 75% का बेसिकली यहाँ पर इस तरह से हुआ है इंक्रीमेंट। आगे देखिए 2007 में हेल्थ क्लब की बात हो रही है, बीसीडी में सदस्यों की औसत संख्या क्या है। तो देखिए 7 ये है ना, बीसीडी की बात कर रहा है, मतलब ये पूरे की बात हो रही है। तब आप देखिए 177 प्लस 116 प्लस 145, इस पूरे का आपको यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि टोटल हमारे पास यहाँ पर यही लोग हैं। अब जब आप यहां पर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 438, और अपॉन में जब 3 से भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 146। ठीक है, तो एवरेज जो है वो 146 होगा। आगे देखिए 2007 और 2010 में एक साथ हेल्थ क्लब बी में सदस्यों की कुल संख्या और समान वर्षों में हेल्थ क्लब डी में सदस्यों की कुल संख्या में अंतर कितना है। 7 और 10 में एक साथ क्लब बी, देखो 7 ये है और 10 ये है, तो एक साथ क्लब बी की बात कर रहा मतलब 177 प्लस 185, तो 177 प्लस 185 ऊपर रख दीजिए। और फिर कहता है कि समान वर्ष में, यानी कि इन्हीं वर्षों में बात कर रहा है डी में सदस्यों की। तो देखिए डी कहाँ है, डी ये रहा। ठीक है, एक तो है आपका यहाँ पर 145 और एक है आपका 135, तो नीचे क्या होगा 145 प्लस 135 यहाँ पर आएगा। अब इस तरह से आपको यहाँ पर एक तरह से एवरेज लेना होगा, एवरेज नहीं मतलब यहाँ पर आपको ऐड करके सॉल्व करना होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर तो 362 है और नीचे यहाँ पर कितना है 280,
ठीक है ना। तो ये 362 बटे में 280 है। इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ से मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 181 ऊपर आएगी और नीचे कितनी आएगी, 140 आएगी, क्योंकि 280 है ना, 2 से डिवाइड करने पे ये आंसर आया। क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर सी में, डी में मिलता है, इसलिए यही आंसर है। आगे देखें, 46 से 50 तक की बात हो रही है। दो अलग अलग संगठनों में, विभागों में काम कर रहे लोगों की संख्या यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, जैसे एचआर है, विधि है, विपणन है, लेखा है, निर्यात है, आईटी है, इस तरीके से। संगठन ए के आईटी विभाग में काम कर रहे लोगों की संख्या का संगठन बी में विपणन विभाग में काम कर रहे लोगों की संख्या से अनुपात क्या है। देखो ए के आईटी की बात हो रही है, तो ए कहां पर है, ए ये है। तो ए का आईटी चाहे ऊपर से देख लो आप, है ना, यहां से देख लो या फिर यहां से देख लो, तो ए का आईटी कितना है, 350। देखो इस तरह के भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे दे देते हैं आपको। और फिर बी का विपणन चाहिए, तो बी ये रहा, बी का विपणन कहाँ है, देखो 250 है, तो अपॉन में 250 आ जाएगा ना। अब ये तो कौन नहीं सॉल्व कर लेगा, 7/5 आपका आंसर है। ठीक है, 7:5, ऑप्शन बी। संगठन ए के विधि विभाग, ए का विधि विभाग कहाँ है, ये देखो 50 में काम कर रहे लोगों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे लोगों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। यानी कि अगर विधि में 50 लोग हैं, ठीक है, और टोटल जितने भी काम कर रहे हैं ए में, उसका कितने परसेंट है, ये पूछा गया। तो भाई सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब सबको ऐड करेंगे, देखिए 150, 50, 200, 200, 300, 500, 500, 270, 710, यहाँ पर हो गया 1040, यहाँ पर हो गया आपका 1040 और 350, 1390। यानी कि 50 जो है हमने मान लिया कि 1390 का फिर x% है भाई, है ना। तो x का आंसर कैसे निकलेगा, 5000 बटे में 1390। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका लमसम लमसम 3.6% आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरे का पूछा था ना। संगठन बी में, ठीक है, संगठन बी में काम कर रहे लोगों की कुल संख्या क्या है। देखिए बी में काम कर रहे लोगों की कुल संख्या, यानी कि इन सबको आपको ऐड करके पूछा जा रहा है आपसे कि ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है। तो देखिए 200, 200, 400, 400, 200, 600, 600, 300, 900, 900, 300, 1200, 2, 1400, 1400 के बाद 50, 50, ये हो गया 1500, 1500 के बाद ये हो गया 80, 1580। तो 1580 ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए आंसर है। संगठन ए के एचआर विधि और विपणन विभाग में काम कर रहे लोगों की संख्या, ए के एचआर विधि और विपणन, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर 200 लोगों की बात हो रही है ए में। तो ठीक है, संगठन बी के लेखा निर्यात और आईटी, लेखा निर्यात और आईटी, यानी कि संगठन बी की बात हो रही है नीचे। तो ये कितने हो गए, 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 900 होगा ये। ठीक है, 900। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये बी है और यहाँ पर ये माफ कीजिएगा, ये आपका 300 और ये 200, 300, ये 500 है ना, 200 नहीं है, ये 500 है। ठीक है, तो अब कहता है कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का दिख रहा है आपको, माइनस कर दीजिए, 400 का अंतर है। ठीक है, संगठन बी में निर्यात कर रहे लोगों की वर्तमान संख्या में 20% अधिक लोग इस विभाग में भर्ती अगर हो जाएं, तो संगठन ए और बी दोनों के निर्यात विभागों में मिलाकर काम करने वाले लोगों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो संगठन बी के निर्यात को चेक करो पहले। संगठन बी ये है, बी का निर्यात कहाँ है, ये है। 350 में कहता है अगर 20% और इंक्रीमेंट हो जाए, तो पहले 100 था तो अब 120% हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो कितनी वैल्यू आएगी ये। 0 से 0 कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, 12 का मल्टीप्लाई करा दो, तो हम कह सकते हैं 36 और ये 420 हो जाएगा, है ना। यानी कि 420 हो जाएंगे, क्योंकि 70 बढ़ जाएंगे। आप चाहो तो 350 का डायरेक्टली 20% निकाल लो, तो वहां से भी 70 आता है, तो 350 पे 70 करोगे तो भी 420 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 420 है, लेकिन ये तो वही रहेगा भाई, 330 तो वही रहेगा, है ना। ए में तो कोई चेंजेस नहीं किए। दोनों को जोड़ दो, देखो टोटल निर्यात में कितने लोग हो रहे हैं। जब आप जोड़ेंगे तो ये 750 लोग हैं, तो 750 हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसलिए आंसर है। चलिए अब अगले 5 क्वेश्चंस ये विज्ञान के होंगे, साइंस के होंगे। देखिए चश्मे का जो रंग है वो किसके कारण होता है, यहाँ पर बात हो रही है। तो चश्मे का रंग मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है, जी नहीं। लेंथेनाइट ऑक्साइड, जी हाँ यही आंसर सही है। लेंथेनियम या लेंथेनम कह लीजिए, जो धातु होती है उससे बना है। सो ये La2O3, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, La2O3 से ये बनता है। बेसिकली जब लेंथेनम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तब जाके ये बनता है। कॉपर ऑक्साइड तो CuCuO होता है, तो ये भी नहीं है। सिल्वर ऑक्साइड की बात करें, AgO कहते हैं इसको, Ag2O3 कहते हैं, सॉरी, है ना, सिल्वर ऑक्साइड को Ag2O3। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर Ag2O3 नहीं है, ये AgO ही है ना, क्योंकि सिल्वर Ag2O है ये, है ना, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है, तो Ag2O बनता है ना, Ag2O3
नहीं बनेगा, वो स्पेशल कंडीशंस में है। चलिए खैर, हाँ तो Ag2O की बात कर लेते हैं। इसको पता क्या कहते हैं? इसको हम सिल्वर की डस्ट भी कहते हैं, सिल्वर डस्ट। कोई अगर सवाल पूछे सिल्वर डस्ट किसको कहते हैं, तो Ag2O को कहते हैं। आगे देखो, नेल इनेमल रिमूवर, यानी कि नेल रिमूवर जो गर्ल्स वगैरह यूज करती हैं, में कौन सा केमिकल होता है? तो अगर आपको पता है तो वो एसीटोन होता है, इसको याद कर लें, एसीटोन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता है, बेंजोइक एसिड नहीं होता है, मेथिलीन क्लोराइड नहीं होता है, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या है? CH3 होल ट्वाइस CO। ठीक है, देखिए अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर IUPAC पढ़ा तो आपको ध्यान होगा कि एसीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ रहे हैं आप? अल्कोहल का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और दूसरी बात, इसका नाम क्या, देखिए इसका इसके दो तरह के नाम होते हैं। एक तो इसे कहते हैं 2-प्रोपेनोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप चला जाता है, तो 2-प्रोपेनोन नोन कह लो। और अगर ये नहीं कहना तो फिर, क्योंकि देखो एसीटोन में कीटोन ग्रुप होता है, कोई अगर पूछ ले कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसे बोलेंगे कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन होता है, एल्डिहाइड नहीं, कीटोन। ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में क्या फर्क है भाई? दोनों का ही फॉर्मूला C6H12O6 है, तो दोनों में फर्क तो होगा ना। आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज या फ्रक्टोज को ग्लूकोज कह सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ग्लूकोज अलग है, फ्रक्टोज अलग है। ग्लूकोज जो है वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि अगर आप फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। दोनों फर्क है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। आपने देखा होगा वो ड्रिप्स वगैरह चढ़ती हैं, कई बार लोग कहते हैं ग्लूकोज चढ़वा के आ रहे, ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज चढ़ता है, ये डेक्सट्रोज चढ़ता है, इसको ध्यान रखिए। फ्रक्टोज भी क्या, आजकल तो डेक्सट्रोज चढ़ाते हैं, आइसोडेक्सट्रोज वगैरह चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखो ये सब चीजें। तो 2-प्रोपेनोन कहते हैं, या फिर क्योंकि देखो मिथाइल कितने हैं यहाँ पे, देखिए 2 हैं, CH3 को भाई मेथिल कहते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 हैं, तो 2 मिथाइल कीटोन ये भी कह सकते हो, बात एक ही है, तो दोनों एक ही नाम है। ठीक है, एसीटोन के। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम कशेरुकी है? देखिए शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंदर हड्डी, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए यही वर्टिब्रेट है। ठीक है, वर्टिब्रेट यही होगा, तो फिर यही आंसर है। स्टारफिश क्या है? स्टारफिश आपकी इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा आपको पता है भाई, बहुत सारे डरमेटा। चलिए मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। स्पॉन्ज क्या है? स्पॉन्ज की बात करें तो पोरीफेरा फाइलम का मेंबर है ये, पोरीफेरा। ऐसे थ्रेड वर्म की बात करें तो ये क्या है? ये नेमेटोडा है, नेमेटोडा। ये सब याद कर लीजिए, ये सब बहुत पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि जो अपना वो है क्या कहते हैं उसको, हॉर्स, सी हॉर्स। ठीक है, तो सी हॉर्स जो है वो कौन से फाइलम का मेंबर है? ये सवाल पूछा गया एक बार। ठीक है, सी हॉर्स कौन से फाइलम का मेंबर है बताइए? ठीक है, और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सी हॉर्स एक मछली होती है, इट्स अ फिश। तो अब आप बता दीजिए, सी हॉर्स अगर फिश है तो ये कौन से फाइलम के अंदर आप इसको रखोगे? ठीक है, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये देखिए जो आप कह सकते हैं कार्ल्स लिनियस थे, उन्होंने वर्गीकरण करा है। ठीक है, तो वर्गीकरण के आधार पे कई सारे आप कह सकते हैं फाइलम रखे गए हैं, जैसे वर्टिब्रेट है, इकाइनोडर्मेटा है, पोरीफेरा है, नेमेटोडा है, ऑर्थ्रोपोडा है ना। तो कई तरह के हैं यहाँ पर, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, इनके नाम जरूर ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, कीमोथेरेपी की प्रक्रिया से संबंधित है। तो कीमोथेरेपी आप सभी जानते हैं कैंसर के इलाज में करी जाती है, तो कैंसर के इलाज में रसायनों का प्रयोग करना ही कहलाता है। किसी धारावाही चालक का प्रतिरोध उसके किस घटक के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होता है ρL/A। ये बहुत ही फेमस आप कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक फॉर्मूला है, जहां पर R जो देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ठीक है, रो जो आप देख रहे हैं ये रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, L जो है वो लेंथ है, क्रॉस सेक्शन, जो लेंथ है क्रॉस सेक्शन की, और ए जो आप देख रहे हैं वो एरिया है क्रॉस सेक्शन का। जैसे मान के चलिए ये इस तरह से कोई एक तार है ना, कॉपर की वायर है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये L है, ये L है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो इसका एरिया आप देख रहे हो पूरा का पूरा, ये इसका एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रेजिस्टिविटी तो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो लंबाई के, देखो जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं है ना, चालक का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? ए के व्युत्क्रमानुपाती पूछा गया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, तो एरिया आंसर होगा यहाँ पे, टेम्परेचर तो होता ही नहीं है। हालांकि टेम्परेचर एक फैक्टर है नो डाउट, बट यहाँ फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं है, इसको ध्यान रखना। तो क्रॉस सेक्शन की एरिया। सो आई विश कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 4, ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। जरूर इनकी प्रैक्टिस करिए, पुराने क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करिए, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। आप यकीन मानिए आपका पेपर बहुत ही अच्छे से होगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। आपको यहाँ पर बस इस बात की कोशिश करनी है और इसको ध्यान रखना है कि आप बेहतर तरीके से चीजों को वहां पर सॉल्व करें, पैनिक बिल्कुल भी ना हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले पेपर में। गुड लक, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।